तो रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें। खबर है कि पुतिन इंडोनेशिया में होने जा रहे G20 समिट में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि पुतिन पर समिट के दौरान जानलेवा हमले की आशंका जताई गई है और यह दावा क्रेमलिन के करीबी ने किया है। लेकिन माना यह जा रहा है कि खैरसेन की हार के बाद पुतिन ने अपना इरादा बदल दिया और वो G20 समिट में शामिल अब नहीं होंगे। क्रेमलिन के किले में इस वक्त हलचल बहुत तेज है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए खेरसॉन से बुरी खबर आई है। टॉप कमांडर्स के फोन लगातार बज रहे हैं। पुतिन दफ्तर में बैठे सुरक्षा एजेंसियों के चीफ से डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि खेरसॉन में रूस की हार का मतलब बहुत बड़ा है। ये जंग में एक तरह से प्रेसिडेंट पुतिन की अब तक की सबसे बड़ी हार है। पुतिन के लिए सच पचा पाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सच यही है कि खेरसॉन के दक्षिण हिस्से की जंग रूस हार चुका है। रूस की बलशाली सेना यूक्रेन की छोटी लेकिन धारदार सेना के सामने टिक नहीं पाई। खेरसॉन का यह इलाका क्राइमिया का गेटवे है, वही क्राइमिया जहां पहुंचने वाले कर्च ब्रिज को यूक्रेन ने उड़ा दिया। अब ये तस्वीर देखिए, रूस की सेना पीछे हट रही है और पुल उड़ाती जा रही है ताकि यूक्रेन की सेना को उनका पीछा करने में मुश्किल आए। रूस की ताकत, रूस की प्रतिष्ठा, रूस के कूटनीतिक योगदान की चर्चा दुनिया भर में है। ऐसे में खेरसॉन में रूस का पीछे हटना पुतिन के लिए बहुत बड़ा धक्का है। लेकिन क्यों, इसे ऐसे समझने की जरूरत है। खेरसॉन, डोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया, ये चार यूक्रेन के वो इलाके हैं जिस पर पुतिन ने कब्जे का ऐलान किया था। रूस ने उस वक्त इन चारों इलाकों के लिए कहा था कि इन पर किसी भी तरह का अटैक रूस पर अटैक होगा। और अब रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने अपने सैनिकों को खेरसॉन के पास नेप्रो नदी के दक्षिणी तट से हट जाने को कहा है। И прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать. Жизнь людей из-за обстрелов постоянно подвергаются опасности. Противник ведет неизбирательную стрельбу по городу, возможно применение запрещенных методов ведения боевых действий. Администрация области принято решение эвакуировать население с правобережной части Днепра, Крым и другие регионы по этой причине. पुतिन के फैसले की टाइमलाइन देखिए। सितंबर में पुतिन ने खेरसॉन में जनमत संग्रह करवाया था। उस वक्त पुतिन ने नाटो और अमेरिका को डायरेक्ट मैसेज दिया था कि वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना बंद करें। इसके बाद पुतिन ने फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो को फोन कर यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की धमकी दी थी। पुतिन का ये बयान उस बयान के बाद आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की जरूरत नहीं है। इस बीच सितंबर टू नवंबर, सिर्फ 2 महीने में ही प्रेसिडेंट पुतिन को अपनी सेना को खेरसॉन छोड़ने का ऑर्डर देना पड़ा है। 9 महीने से जारी यूक्रेन के साथ इस जंग में रूस के लिए यह बड़ा झटका है और शायद अब तक की सबसे बड़ी हार। खेरसॉन में क्या है, इसकी डिटेल आपको दिखाएं। उससे पहले 2 बातें समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि युद्ध जब जारी रहता है तो क्रिकेट मैच की आखिरी गेंद तक उसमें सस्पेंस बना होता है। यूक्रेन के मोर्चे पर हारते पुतिन को खेरसॉन हार से नापे जाने की भूल कतई नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रेसिडेंट पुतिन को क्या हुआ कि अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा है। क्या ये पुतिन की रणनीति है या फिर मजबूरी?
युद्ध में कमबैक करने की जो बात चल रही थी, रूस की उस प्लानिंग पर यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि खेरसॉन उसके हाथ से निकल गया। यहां तक कि साफ शब्दों में कबूल करना पड़ा कि यूक्रेन की सेना के सामने हमारी सेना कमजोर पड़ रही है, लिहाजा रूस की फौज को खेरसॉन छोड़ने का ऑर्डर देना पड़ा है। यह ऑर्डर उस वक्त देना पड़ा जब पुतिन के नए नियुक्त खेरसॉन इलाके के डिप्टी हेड की कार क्रैश में मौत हुई थी। Я хочу зараз ще раз і окремо попередити кожного в Москві, хто приймає відповідні рішення. Будь-яка ваша спроба підірвати Каховську ГЕС і затопити нашу територію та зневоднити Запорізьку атомну станцію означатиме оголошення вами війни всьому світу. Подумайте, що з вами тоді буде. रूस को युद्ध में जख्म पर जख्म मिल रहे हैं, एक हार के बाद दूसरी हार। पुतिन की सारी स्ट्रैटेजी कागजी साबित हो रही है।